दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 यानी कि एएनएम का जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया है। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, आज से फॉर्म भी शुरू हो गए हैं। ऑनलाइन आप लोगों को फॉर्म भरना होगा और 3736 इसमें पद हैं। एक एक चीज़ बहुत क्लियर बताने वाला हूँ। तकरीबन ये 20 मिनट का वीडियो होगा। 20 मिनट अगर आपने पूरी ईमानदारी से इसे देख लिया तो आप लोगों का कोई भी सवाल नहीं रहने वाला है। सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ और ये वीडियो बहुत ख़ास है आप सभी के लिए। और देखने के बाद इसे अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजिए। और जो महिला अभ्यर्थी हैं, जो हमारी बहनें हैं, उन सब के लिए अपडेट है। पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा। सबसे पहले हम बात करें, देखिए ये सीटों का वर्गीकरण है, यानी किस कैटेगरी को कितनी सीटें मिल रही हैं। तो यहाँ पर देखिए नॉन टीएसपी, ठीक है, नॉन टीएसपी की टोटल सीटें हैं 3384। मैंने बहुत दिन पहले ही बता दिया था इनके बारे में। और टीएसपी की जो सीटें हैं वो हैं 352, ठीक है। अब नॉन टीएसपी की जो 3384 सीटें हैं उनका वर्गीकरण आप लोग देखिए। तो जो नॉन टीएसपी की जो 3384 पोस्ट हैं उनमें जनरल की जो सीटें हैं 1102 हैं, यहाँ पर देखिए। उसके बाद हम बात करें 97 सीटें विधवा कैटेगरी की हैं। और विच्छिन्न विवाह का मतलब है तलाकशुदा, 24 इसकी हैं। अब एससी की कुल सीटें हैं 482 यानी कि 482 हैं, जिसमें से 43 विडो और 10 तलाक की हैं। एसटी की 361 हैं, जिसमें से 32 विडो की हैं और 8 तलाकशुदा की हैं। ओबीसी में 633 सीटें हैं, जिनमें से विधवा की 56 हैं, तलाकशुदा की 14 सीटें हैं। एमबीसी में 153 सीटें हैं, 13 जिसमें विडो की हैं, 3 तलाकशुदा की हैं। ईडब्ल्यूएस में टोटल 305 सीटें हैं, जिसमें 27 विडो की हैं और 6 तलाकशुदा की हैं। और ये विशेष योगजन का अर्थ है पीएच कैंडिडेट, अर्थात दिव्यांग अभ्यर्थी। दिव्यांग उत्कृष्ट खिलाड़ी खेल कोटे से 67 सीटें मिलेंगी। ये सहरिया की हैं 15 सीटें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टीएसपी की। टीएसपी में 352 है, जिसमें से यूआर कैटेगरी का मतलब है जनरल, यहाँ पर 160 हैं। और एससी में वहाँ पर टोटल सीटों की हम बात करें तो 16 सीटें हैं। और एसटी की हम बात करें तो 143 सीटें हैं, ठीक है। ये है। अब जो एक्समैन की जो सीटें हैं वो देखिए, जनरल में 152 हैं, एससी में 66 हैं, एसटी में 50 हैं, ओबीसी में 87 हैं, एमबीसी में 21 हैं, ईडब्ल्यूएस में 42 हैं, ठीक है। ये हो गई भूतपूर्व सैनिकों के लिए। अब ये महिलाओं की भर्ती है, इसमें सैनिक तो होते नहीं हैं। अब क्या है साथियों, जैसे ये 1102 हैं, इनमें से ही 152 दी गई हैं। ऐसा नहीं है 1102 में 152 जोड़ लेंगे, ठीक है। यानी कि अगर एक्समैन मिलते हैं तो ये सीटें उनको उतनी जितने मिलते हैं उतनी मिल जाती हैं। लेकिन इसमें एक्समैन नहीं मिलेंगे तो आपकी 1102 जैसे जनरल की हैं, इसमें एक भी एक्समैन को नहीं जाए, यानी कि आपको नुकसान नहीं होने वाला इन सीटों से, ठीक है। ये समझ लीजिए। अब टीएसपी में जो सीटें हैं वो भी देख लीजिए। यानी कि ऊपर ये जो कॉलम में सीटें दी गई हैं ये सभी आपकी हैं, ठीक है। अगर ये एक्समैन होते तो इतनी इतनी कम हो जाती हर कैटेगरी में, लेकिन एक्समैन नहीं है तो आपकी ये जितनी सीटें ऊपर दी गई हैं उतनी की उतनी ही रहने वाली हैं। अब बात हो गई, देखिए राजस्थान का मूल निवासी होना यहाँ पर अनिवार्य है और इसके लिए आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा, ठीक है। यानी कि रिजर्वेशन जो है राजस्थान के मूल निवासियों को दिया जाएगा। राजस्थान राज्य के मूल निवासी नियमानुसार पिता के नाम से जारी किया गया मूल निवास प्रमाण पत्र, विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड यहाँ पे करें। अब इसको लेकर के बहुत सारा कन्फ्यूजन है, वीडियो के अंत में ये चीज़ें बताने वाला हूँ। आप देखिए यहाँ पर ये डीओपी का हवाला दिया गया 21/10/2019 के अनुसार, यदि अनुसूचित क्षेत्र के आवेदक से विभाग के माध्यम से संबंधित है और वह अपने विभाग के बाद से अनुसूचित क्षेत्र का सद्भावी निवासी है तो उसे अनुसूचित क्षेत्र का आवेदक माना जाएगा। यह उनके लिए है जो टीएसपी एरिया में हैं और टीएसपी के ही वहाँ शादी करने के बाद वहीं रह रहे हैं तो उनको भी उसी क्षेत्र का आवेदक यहाँ पर माना जाएगा। इसके बारे में है। विडो होने की स्थिति में आप लोग, जो भी महिला अभ्यर्थी विडो है, उनको अपनी पति की मृत्यु का जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर देना होगा। तलाक वालियों के लिए अपडेट है कि आपकी लास्ट डेट से पहले, ठीक है, लास्ट डेट से पहले तलाक हो जाना चाहिए। जो डिक्री आती है वो आपके पास होनी चाहिए। अब
ये जो सब पद हैं 100% यानी कि 100% महिलाओं की भर्ती है, तो महिलाओं के पद मिलने वाले हैं। विडो के पद 8% हैं जो ऊपर बता दिए गए हैं। तलाक वालों के 2% हैं जो भी हमने ऊपर बता दिए गए हैं। विशेष योगदान का अर्थ है पीएच कैंडिडेट्स, वो भी उस कैटेगरी में से लिए जाएंगे। उत्कृष्ट खिलाड़ी, ये यहाँ पर एएनएम शायद मुझे लगता है 2-4 के अलावा मिलेंगे नहीं, तो ये उत्कृष्ट खिलाड़ियों का है। अब देखिए यहाँ पर पीएच को जो रिजर्वेशन है वो 4% है, ठीक है, 4% है यहाँ पर। और इसमें दोस्तों यहाँ पर बताया गया है विशेष योगदान के बारे में 40% यहाँ पर दिव्यांगता होनी चाहिए, और 40% से अगर कम दिव्यांगता है तो वो पीएच कैटेगरी का लाभ नहीं ले सकेंगे। विशेष योगदान की पृथक से मेरिट सूची बनाकर चयनित आवेदकों को उनकी मूल जाति वर्ग के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित माना जाएगा। यानी कि जो पीएच सेलेक्ट करेंगे वो जिस वर्ग के हैं उसी वर्ग के सीटों के विरुद्ध उनको सेलेक्ट किया जाएगा। ये यहाँ से जो बचाई गई हैं। और जो पीएच कैंडिडेट हैं, दिव्यांग कैंडिडेट हैं, उनका मेडिकल बोर्ड से यहाँ पर मेडिकल भी लिया जाएगा जो जयपुर में होगा, ठीक है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 2% रिजर्वेशन है, और ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, काफ़ी सारी ऐसी महिला अभ्यर्थी हैं जो विवाह के बाद राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती हैं, तो उन्हें पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में यानी कि अन्य राज्यों से यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सब की अगर कोई महिला एएनएम फॉर्म भरना चाहती है राजस्थान का, तो उसे जनरल कैटेगरी माना जाएगा। भले ही वो बिहार में एसटी में आती हो, भले ही वो बिहार में वो एससी में आती हो, भले ही वो ओबीसी में आती हो, लेकिन राजस्थान का फॉर्म भरेंगे तो उसे जनरल का लाभ यहाँ पर माना जाएगा। राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद हेतु पात्र और उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को सामान्य प्रक्रिया अनुसार भरा जाएगा। ये अलग बात है। अब देखिए योग्यता इसमें 10th पास है, 10वीं के अंक जुड़ेंगे प्लस एएनएम के जुड़ेंगे। ये आपके पास डिजायरेबल योग्यता है, यानी कि 10वीं और एएनएम के अंक जुड़ेंगे। साथ में बी ग्रेड नर्स का जो है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आरएनसी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, यानी कि 10वीं पास, एएनएम का डिप्लोमा और आरएनसी रजिस्ट्रेशन, ये लास्ट डेट से पहले आपके पास होने चाहिए। काफ़ी सारी महिला अभ्यर्थियों का अभी रिजल्ट आया है और उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो आप लोगों के लिए कहना चाहूँगा कि आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा लें, और जो रजिस्ट्रेशन का जो स्लिप मिलता है वो लगा करके आप फॉर्म भर सकती हैं, ठीक है। या आजकल में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दें, 5 से 7 दिन 10 दिन का वेट करें। अगर 10 दिन तक भी कोई सूचना नहीं आती रजिस्ट्रेशन की, तो आप अपनी स्लिप के साथ फॉर्म भर सकती हैं। अब इसमें देखिए वेतन क्या मिलेगा। पे मैट्रिक्स लेवल 8 की वैकेंसी है, यानी कि 2 साल तक 18,500 रुपये यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। 18,500 मिलेंगे 2 साल तक। उसके बाद 26,300 बेसिक्स है, 26,300 यहाँ पर बेसिक्स है। और उस बेसिक्स पे आज की बात में बात करूँ तो आज जो एएनएम जिनको 2 साल पूरे हो गए वो तकरीबन 37-38 हज़ार रुपये उनको सैलरी मिल रही है। तो आप 2 साल बाद देख लो कि क्या स्थिति होगी, बहुत सारा पैसा मिलने वाला है। अब यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर इन्होंने कही है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है इस पर सवाल खड़ा होगा ही होगा, बहुत सारे मीन मेख निकालते हो आप लोग। आज इसमें देखिए, इसमें बताया गया कि सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति 2 वर्ष की परीक्षा अवधि के लिए की जाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी नौकरी 2 साल के लिए, 2 साल का है प्रोबेशन पीरियड, ठीक है। इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रोबेशन के बाद अगर आपका प्रोबेशन काल में आपका चरित्र, आपका काम सब कुछ अच्छा रहता है तो आपको रेगुलर किया जाएगा। देखिए यहाँ पर स्थायीकरण का पात्र होगा, ठीक है। तो ऊपर वाली लाइन को समझ करके ये ना कहीं कि सिर्फ 2 साल के लिए नौकरी में रखा जाएगा। अब एज के बारे में बात कर लेते हैं। एज रहेगी 18 से 40 वर्ष, ठीक है। कितने तारीख को? 1/1/2024 को ये होनी चाहिए। इसके अलावा और बता देते हैं आपको एज को लेकर के, ये 18 से 40 हो गई। 10th की मार्कशीट आप लोगों को एज प्रूफ के तौर पे लगानी पड़ेगी। जन्म प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। जो महिला अभ्यर्थी फॉर्म भर रही हैं वो उनको जन्म प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। आपकी 10th की मार्कशीट में आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो उससे आप लोग फॉर्म भर पाएंगी। अब दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ है, 18 से 40 तक तो एज हो गई। अब जो महिला अभ्यर्थी ऐसी भी हैं जिनकी मान लो 40 पार हो गई, तो 40 पार कब हुई है आपकी? अगर आपकी हुई है अब, यानी कि मान लो 1 साल पहले या 1.5 साल पहले, तो अगर आपकी आयु 40 वर्ष 31 दिसंबर 2020 को नहीं हुई थी, ठीक है, भले ही आज आपकी 42 हो रही हो, लेकिन अगर आप 31 दिसंबर 2020 को 40 साल की नहीं हुई थी महिला आवेदक, ध्यान दें, तो भी आप
ये फॉर्म भर सकती हैं, यानी कि 2 साल का जो एक्स्ट्रा छूट कोविड काल के कारण दिया गया था उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए जो 18 से 40 है उसमें जनरल की महिलाओं को 5 साल की छूट तो कितनी हो गई, 18 से 45 हो गई जनरल के लिए। अब जो ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है, उनके लिए 10 वर्ष की छूट, तो 40 वो और 10 कितने हो गए, 50 वर्ष तक की महिला अभ्यर्थी फॉर्म भर सकती हैं। ठीक है, जो विधवा और तलाकशुदा हैं उनके लिए कोई आयु सीमा नहीं है, चाहे विडो डाइवोर्स 55 साल की हो वो भी फॉर्म भर सकती हैं। ठीक है, समझाने के लिए है ये है। इसके अलावा इन्होंने और भी चीज़ें बताई हैं। और जो पीएच कैंडिडेट हैं उनको भाई 5 साल की एक्स्ट्रा अलग से छूट है। ठीक है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। अब जो ये छूट दी गई आपको 1, 2, 3 पॉइंट में कि 10 साल 5 साल, ये तो ये कम्युलेटिव टाइप है। ठीक है, कम्युलेटिव टाइप का अर्थ है कि आप अगर मान लीजिए 18 से 40 एज है और आपने 5 साल की ले ली, ठीक है, और फिर आप चाहो कि 3 वो मिल जाए और 3 वो मिल जाए, तो एक ही छूट मिलेगी एज में। ऐसा मुझे नहीं लगता है कोई महिला अभ्यर्थी होगी जो एज की छूट लेना चाहेगी इसमें। ठीक है, अब चयन प्रक्रिया क्या होगी, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, इसमें परीक्षा नहीं होगी। ठीक है, क्या होगी, एग्ज़ाम नहीं होगा। इसमें क्या होगा, 10वीं प्लस एएनएम उनके नंबर दोनों के जोड़ेंगे, उनका 70% निकालेंगे और जो 30 बोनस अंक हैं उनको जोड़ करके सिलेक्शन यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, अब ऑनलाइन जो फॉर्म आप लोगों को भरना है वो बड़ी सहूलियत से भरना है और उसमें सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट हैं उनको बहुत अच्छे से लगाना है। ठीक है, पिछली बार की तरह गलती नहीं करनी कि साहब मेरी तो फ़ोटो गलत हो गई, मेरे तो सिग्नेचर गलत हो गए, मेरे तो जन्म प्रमाण पत्र गलत हो गया, मेरी तो कैटेगरी गलत हो गई, मेरा तो वो गलत हो गया। एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूँ आप सभी के लिए कि किसी मामा, चाचा, ताऊ, बुआ जो कुछ भी है ना, उनको अपना फॉर्म ना दें, या ई मित्र वाले को भी फ़ोन रहीसी की तरह ना करें कि भाई मेरा फॉर्म भर देना। ठीक है, इसमें ही गलतियां होती हैं जब आप अपना फॉर्म खुद नहीं भरती हैं तब। हाँ, अगर आपके घर में कोई भरने वाला है, भाई है, ठीक है, बहन है, जो जिनको पता हो अच्छे से सारी चीज़ें, तो उनको आप लोग दे सकते हैं। ऐसे नहीं कि मित्र वाले को फ़ोन कर दिया कि तू तो पैसे बोल कितने लेगा मेरे, लेकिन मेरा फॉर्म भर दे, मैं तुम्हें जो डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप कर देता हूँ, तू भर देना फॉर्म, तो वो गलतियाँ करेगा। इस गलतियों से आपको बचना है। ठीक है, अपना फॉर्म खुद भरिए ताकि कोई मिस्टेक्स ना हो। ठीक है, तो ऑनलाइन फॉर्म आप लोगों को भरना होगा और निर्धारित जो प्रारूप है उसमें आप लोगों को जाति प्रमाण पत्र भी देना होगा। ऑनलाइन फॉर्म है आज से शुरू हो गए हैं, 18 जून जो है लास्ट डेट है। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखें। आप अगर ऑनलाइन फॉर्म में भर रहे हैं और अगर गलती फिर भी हो जाती है, ऑब्वियसली हो जाए, तो 200 रुपये आप लोगों को देने होंगे। वो कब देने होंगे, लास्ट डेट के बाद, जब ये ऑनलाइन संशोधन का जो है वो पोर्टल ओपन करेंगे तब। एक और बात, 2022 में जब ये भर्ती आई थी तो सबने फॉर्म भरा था, अब सबको दोबारा से फॉर्म भरना है। ये 50 बार मैं बता चुका हूँ, सबको दोबारा से फॉर्म भरना है, सबको दोबारा से फॉर्म भरना है, दोबारा फॉर्म भरना है। ठीक है, सबको। और अनुभव जो है, एक्सपीरियंस जो आपको लेटर है वो भी दोबारा से सबको बनवाना है। ठीक है, ये भी आप लोग सुन लीजिए, एक्सपीरियंस भी दोबारा बनेगा, फॉर्म भी दोबारा भरा जाएगा, पहले क्या मिस्टेक हुई वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों की सुधर जाएंगी। ठीक है, अब ये यहाँ पर और कुछ चीज़ें भी बताई गई हैं, कुछ और यहाँ पर चीज़ें इन्होंने बताई हैं। जो फ़ीस वगैरह है वो आप लोगों को नहीं देनी। ठीक है, किसको नहीं देनी, जो पहले फॉर्म भर चुके हैं उनको फ़ीस नहीं देनी। इसके लिए आप लोगों को जो पहले का जो फॉर्म है वो आपके पास होना चाहिए, उसमें एप्लीकेशन आईडी नंबर होंगे, वो आप लोगों को बहुत चाहिए होंगे, इसलिए जो है वो फ़ीस नहीं देनी आप लोगों को। तो पिछला जो है वो फॉर्म आपके पास होना चाहिए। एक मोबाइल नंबर से एक ही फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब जो नॉन टीएसपी वाले हैं वो टीएसपी के लिए आवेदन नहीं कर सकते। ठीक है, नॉन टीएसपी की जो सीटें 3384, वो इन 352 के लिए फॉर्म नहीं भरेंगे। कभी ऐसा करो कि इसका भी भर दो, चतुराई से इसका भी भर दो। ये सुविधा जो है नॉन टीएसपी की और टीएसपी में, जो टीएसपी वाले लोग हैं ये इसका भी फॉर्म भर सकते हैं और भाई खुद का भी भर सकते हैं। बाकी नॉन टीएसपी वाले टीएसपी में नहीं जा सकते हैं। फॉर्म को तो कोई भी झूठी सूचना दे के भर सकता है, लेकिन उस टाइम पे आप लोगों से टीएसपी का जाति प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, टीएसपी का मूल निवास मांगा जाएगा, फिर नहीं होगा, बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए इस तरीके की चालाकी भी आप लोगों को नहीं करनी है। ठीक है, और बाकी यहाँ पर चीज़ें हैं। राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान से विभिन्न
राज्यों की अनुसूचित जाति जनजाति, तो इसको भी यहाँ पर परीक्षा शुल्क सामान्य वर्ग का ही देना होगा, जो मैं बता चुका हूँ। राजस्थान से बाहर की महिला अभ्यर्थी कोई इसमें फॉर्म भरती है तो उसे जनरल कैटेगरी माना जाएगा, ठीक है। और ये बहुत सारे और कुछ भी दिए हैं इन्होंने, ये पॉइंट आप लोग पढ़ सकते हैं। अब देखिए फॉर्म की जो फीस है वो क्या है। जनरल कैटेगरी ओबीसी क्रीमी लेयर एमबीसी क्रीमी लेयर 500 है। एक और चीज़ मोटे मोटे तौर पे समझा देता हूँ, अगर आप ओबीसी में हैं, एमबीसी में हैं, ठीक है, और अगर आपके फॉर्म की फ़ीस सीमित वाला आपसे 500 ले तो समझ लो आपको ओबीसी का लाभ नहीं मिलेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिए। ये क्रीमी लेयर के लिए है। क्रीमी लेयर का मतलब है आपकी आय जो है वो 8 लाख से ज़्यादा है, ठीक है। और नॉन क्रीमी लेयर का भरना है, ये बात ध्यान रखिए। फॉर्म जब भरते वक्त ओबीसी एनसीएल लिखा हुआ होना चाहिए। अगर आप लोग ओबीसी से हैं, ठीक है, तो इससे रिजर्वेशन का बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन एमबीसी, इन सब के लिए 350 रुपये फ़ीस है। समस्त जो विडो कैंडिडेट हैं, समस्त जो तलाकशुदा महिलाएं हैं, समस्त जो दिव्यांग कैंडिडेट्स हैं, एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं, और जिनकी वो कैंडिडेट्स जिनके परिवार की आय जो है 2.5 लाख रुपए से कम है, उनको 250 रुपये फ़ीस देनी होगी। टीएसपी के लिए और 12 ज़िले की जो समस्त तहसीलों के शहरी आदिम जो जाति है उसके लिए भी 250 रुपये। जो पहले फॉर्म भर चुके हैं 22 में या 23 की 2 मार्च तक, उनको दोबारा से फॉर्म भरना होगा, लेकिन आप लोगों की फ़ीस नहीं लगेगी। अनुभव प्रमाण पत्र भी दोबारा से बनेगा, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। रही बात दोस्तों यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र की, ये जाति प्रमाण पत्र आप लोग सुन लीजिए यहाँ पर, ठीक है। ये सबसे पहले ये महत्वपूर्ण और सूचनाएं देख लेते हैं, फिर जाति के बारे में बात करेंगे, और फिर आप लोगों का जो मूल निवास था उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आरक्षण का लाभ लेने के लिए जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक किया हुआ प्रस्तुत करना होगा। यानी कि अगर आप लोगों को नया जाति बनवाना है तो लास्ट डेट से पहले बनवा लें, ठीक है। अब जो जाति प्रमाण पत्र है उसको सुन लीजिए। ओबीसी, एमबीसी एंड ईडब्ल्यूएस का जाति प्रमाण पत्र नहीं बोलते, लेकिन हम थोड़ा क्या रूटीन में रहते हैं तो हमारे लिए जाति निकल के आता है। ईडब्ल्यूएस को बोलते हैं इनकम एंड असेस सर्टिफिकेट। तो ओबीसी एमबीसी जो कैंडिडेट्स हैं या ईडब्ल्यूएस हैं, तो ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस आपका जाति प्रमाण पत्र वैसे तो 1 वर्ष से ज़्यादा पुराना नहीं हो। क्या सुन रहे हो? 1 वर्ष से ज़्यादा पुराना नहीं हो, लेकिन अगर 1 वर्ष से ज़्यादा पुराना है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं 3 सालों तक। यानी कि एक बार अगर आपका सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र ओबीसी एमबीसी एंड ईडब्ल्यूएस में जारी हो रखा है तो वो 3 साल तक चला सकते हैं। अगर आपको डर लग रहा हो कि भाई नहीं मैं गलत बता रहा हूँ, नहीं भाई कुछ गलत हो जाएगा, तो नया बनवा लेना भाई। और वैसे तो सभी लोगों ने बनवाए हैं, जब 2-3 महीने पहले फॉर्म अगर आपने भरा है तो 3 साल तक का जाति प्रमाण पत्र आप लोग लगा सकते हैं। लेकिन आप लोगों को, अगर आप लोग 1 साल से ज़्यादा पुराना जाति प्रमाण पत्र लगाएंगे, अगर आप एमबीसी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तो एक शपथ पत्र देना होगा, एफिडेविट देना होगा। उसके लिए एक अलग से फॉर्मेट है, ठीक है, वो आप लोगों को देना होगा। वो भी कब देना होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये जाति प्रमाण पत्र की बात हो गई। फिर भी किसी को डर लग रहा हो कि भाई नहीं आप गलत बता रहे, मुझे तो नया बनवाना है, तो भाई बनवा सकते हो। वैसे 3 साल तक चला सकते हैं, लेकिन शपथ पत्र के साथ 3 साल तक चला सकते हैं, वैसे 1 वर्ष के लिए मान्य है। ये आपके जाति प्रमाण पत्र के लिए हो गया। एक और चीज़ यहाँ पर बताई गई है, आवेदक सुनिश्चित कर ले कि अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमिलेयर नॉन क्रीमिलेयर की प्रविष्टियाँ सही में पूर्ण भरी गई हों। अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जो कि नियमानुसार पिता माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हो। अब यहाँ पर बताया गया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित अविवाहित महिला आवेदन को आरक्षित प्रयोग का लाभ करने के लिए अपने पिता के नाम, निवास स्थान और आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जातीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उसे उस वर्ग का लाभ नहीं दे होगा। पति व पिता के संयुक्त नाम, निवास स्थान पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यानी कि जाति जो है आप लोगों की, कास्ट जो है वो आप लोगों की पिता के आधार पर डिफाइन होती है, ठीक है। जैसे मेरी कास्ट है, मेरे पिता जिस कास्ट के थे मैं उसी का तो रहूँगा ना। तो आप लोगों को जो है जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम का बनवाना है, ठीक है, जहाँ लिखा जाए जैसे अनीता कुमारी, ठीक है, डॉटर ऑफ
इस तरीके से लिखा जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वाइफ ऑफ लिख दो। अगर किसी महिला अभ्यर्थी ने, ये विशेषकर लव मैरिज के मामले में होता है, ठीक है, ये भी मैं बता देता हूँ, मुझे शर्म नहीं आती कहने में भाई। लव मैरिज के मामले में होता है कि कुछ महिला अभ्यर्थी, जैसे लव मैरिज इन्होंने कर ली, अब घर से रिश्ते ख़राब हो गए कि क्यों कर ली भाई लव मैरिज, घर वाले तो भला बुरा कहते हैं, फिर वो क्या करती हैं, क्योंकि उन्हें चीज़ें और भी चाहिए होती हैं भाई, शादी होना ही पर्याप्त नहीं होता, फिर वो क्या करती हैं कि पति के नाम का बनवा लेती हैं। क्या कर लेती हैं? पति के नाम से बनवा लेती हैं अपना जाति प्रमाण पत्र। तो अगर किसी ने पति के नाम पर बनवाया या लगा दिया तो आप लोगों को फिर ओबीसी में, एससी में, एसटी में उसमें नहीं माना जाएगा, आप चाहे किसी में भी हों, लेकिन पति के नाम का नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियरली बात ये है। अब यहाँ पर देखिए जो क्रीमिलेयर हैं यहाँ पर ओबीसी एमबीसी में, यानी कि जिनकी इनकम 8 लाख से ज़्यादा है, और अगर आपका क्रीमिलेयर का बना हुआ तो आपको जनरल एज ए जनरल कैंडिडेट ट्रीट यहाँ पे किया जाना है। ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति ये सारा कुछ ऐसे ही है। अनुसूचित जाति जनजाति की वाहित अविवाहित मतलब पिता के नाम का सबको चाहिए। ओवरऑल बात ये है, जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है 1 वर्ष के लिए मान्य किया गया है, लेकिन 3 वर्ष तक आप लोगों को ये, अगर आपका इनकम या निर्धारित जो मापदंड हैं वो पहले वाले ही रहने वाले हैं, तो शपथ पत्र लगा करके इसे 3 वर्षों तक काम में ले सकते हैं। ठीक है, ये है। आवेदन की अंतिम तारीख तक आपके पास समस्त शैक्षणिक योग्यताएं, व्यावसायिक योग्यताएं, रजिस्ट्रेशन, समस्त प्रमाण पत्र, ये सारी की सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन के समय ही आप लोगों के सारे जो डॉक्यूमेंट हैं वो बने हुए होने चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर देखिए, अनुभव जो अवधि है, बोनस किनको मिलेंगे वो देखिए। बोनस के लिए जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो 18 मई तक, अगर आपके 1, 2, 3 साल पूरे हो रहे हैं तो 18 मई तक का काउंट कर लेना। भले ही किसी को 21 तारीख को 2 साल हो रहे हों तो आपका 1 साल ही काउंट होगा। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, अनुभव के लिए बताया गया है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने डिटेल में आप लोगों के लिए बताई हैं। बोनस अंक दिए जाएंगे 25/4/2023 को, यानी कि जो 6 पेज का एक आया था जिसमें 15, 20, 30 भी दिए गए थे और 10, 20, 30 भी दिए गए थे। कोविड काल में जिन्होंने काम किया 2 वर्ष से कम, उनको 15 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, 2 साल से ज़्यादा किए तो 20 दिए जाएंगे, 3 या 3 साल से ज़्यादा किए तो 30 दिए जाएंगे। बाकी कोविड काल के अलावा जो जिन्होंने काम किया उनको 1 साल के 10, 2 साल के 20, 3 साल के 30, कोविड वालों के लिए स्पेशल कहा गया है कि उनको 15, 20, 30 बोनस अंक दिए जाएंगे। अब मुझसे ये ना पूछें कि इसमें तो CHA का नाम नहीं है, इसमें तो VHA का नाम नहीं है, इसमें तो फलाने धिमकाने का नाम नहीं है। ठीक है, जो कुछ है इसके लिए डिटेल में बहुत सारी चीज़ें बता चुके हैं पहले से ही। जो इन योजनाओं में लगे हैं, संविदा, व्यक्तिगत अनुबंध, अस्थायी आधार, UTB, RMRS, प्लेसमेंट एजेंसी, NGO, 108, MMU, MMB, PPP मोड, अगर इनमें आपने काम किया है तो मिल सकते हैं। अगर किसी ने 1-2 महीने काम किया है तो उसको बोनस अंक नहीं मिलेंगे। जैसे अभी काफ़ी लोग लग रहे हैं जिनको 4 महीने में, 5 महीने, 6 महीने, तो आपको बोनस नहीं मिलेगा। परेशान ना होइएगा इसको लेकर के। ठीक है, अनुभव प्रमाण पत्र नए प्रारूप में एक जो फॉर्मेट है आया था 25 अप्रैल वाला, उसको फॉर्मेट को देख करके बनवाना, नया फॉर्मेट होगा वो। ठीक है, अनुभव अवधि हमने बता दी है। अब सबसे ज़रूरी बात क्या है कि जो बोनस अंक हैं उसके लिए आवेदकों को विज्ञापित पद के समरूप, ठीक है, विज्ञापित पद के समरूप कार्य किया होना चाहिए। यानी कि ANM का पद है, तो अगर आपने कोविड काल में भी काम किया है तो ANM के काम क्या होता है उसके समरूप अगर आपने काम किया है वो यहाँ पे बताया गया है। विज्ञापित पद के समान आपका जो जॉब चार्ट है, जो आपने काम किया है संबंधित पोस्ट पर, वो होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि CHA ने विज्ञापित पद के समान काम नहीं किया, या ऐसा किया, वैसा किया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारी चीज़ें बिल्कुल शीशे की तरह साफ़ हैं। जॉब चार्ट मैंने पढ़ा है तो काफ़ी सारी चीज़ें उसमें मेंशन है, बिल्कुल साफ़ है। तो CHA जो ANM हैं उनको भी यहाँ पर बोनस अंकों का लाभ मिल रहा है। इसमें नहीं लिखा तो ये मुझे नहीं पता क्यों नहीं लिखा, लेकिन मिल रहा है, इतना आप लोग समझिएगा। ठीक है, तो ये पूर्ण जानकारी है आप सभी के लिए। और एक और चीज़ हम कहना चाह रहे थे वीडियो की शुरुआत में, जैसा कि मैंने कहा कि मूल निवास को लेकर के काफ़ी सारा कन्फ्यूजन है। मूल निवास किसके नाम कौन से? देखिए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन बताया गया है कि इसमें पिता के नाम का मूल निवास हो, लेकिन दोस्तों जिन बच्चियों की शादी हो जाती है,
ठीक है, जिन महिलाओं की शादी हो रखी है भाई, शादीशुदा हैं, तो उनका क्या होता है कि पिता के वहाँ से तो राशन कार्ड में भी नाम कट जाता है, जो भी होता है वोटर आईडी होती है उसमें भी कट जाता है, अपने जो पति का जो घर होता है वहाँ पे उनकी सारी चीज़ें बन जाती है, तो इश्यू भी नहीं होता है। ठीक है, पति के नाम पे पिता के नाम पे शादी के बाद जो है मूल निवास इश्यू नहीं होता है। बहुत सारे मामलों में करवा लेते हैं लोग, और करवाना चाहो तो आप भी हो जाएगा, लेकिन वो टेक्निकल पॉइंट है, एक अलग सब्जेक्ट है। तो जिन बच्चों के पास, महिला अभ्यर्थियों के पास जो अनमैरिड हैं, उनको तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जितनी भी अनमैरिड महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं का फॉर्म भरने के लिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, पिता के नाम का आपका जाति होगा, पिता के नाम का आपका मूल निवास बनेगा, तो आपको टेंशन लेने की कोई लोड नहीं है। दूसरी बात, जो महिलाएँ शादीशुदा हैं, ठीक है, जिनकी शादियां हो गई हैं, तो आप लोगों को जाति तो पिता के नाम का बनवाना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जाति, 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 इस पर ध्यान देना, इस पर फोकस करना, ये पिता के नाम का हो। बाकी मूल निवास वैसे इश्यू नहीं होता है। और अगर फिर भी भाई थारे को डर लगे, ठीक है, तो सीधी सरल भाषा में बात यो है कि थारे जो पिताजी के नाम का बन रखा हो ना पहले कोई भी मूल निवास, वो लगा दियो और एक पतियाड़ा लगा दियो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये सीधी और सरल भाषा में बात यो है। ठीक है, और पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पे। बहुत लंबा वीडियो भी हो गया, अब मैं माफ़ी चाहूँ थारा से, और इस वीडियो ने बहुत शेयर कर दियो सारे ग्रुपा में। ठीक है, जितने भी थारे नाड़ ग्रुप हैं उन सब में इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा आगे भेज दियो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, शुभकामनाएं मेरी तरफ से सभी को। और कोई भी टेंशन ना ले, फॉर्म आराम से भरें, अनुभव बनने शुरू हो गए हैं। पिछला अनुभव जिनके पास है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बच जाती हैं आप लोगों के लिए। पिछला अनुभव जिन्होंने बनवा रखा है उनको फिर से बनवाना है। ठीक है, और जल्द से जल्द अनुभव बनवाइए और फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, दूसरी बात, काफ़ी सारी ऐसी महिलाएं अभ्यर्थी भी हैं जो कमेंट करती हैं, या पुरुष अभ्यर्थी ऐसे कमेंट करते हैं कि ऐसा अनुभव सबको चाहिए। भाई जिन्होंने काम कर रखा है सरकारी कार्यालयों में उनको ही चाहिए। ठीक है, बाकी किसी ने ना चाहिए, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखियो और सारे फॉर्म भरो। ठीक है, पोस्ट वगैरह और भी बढ़ जाएंगी, लेकिन आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, तो ये जानकारी है, सब फॉर्म भरे प्यार से, और ज़्यादा टेंशन लेने की वो नहीं है। पिछली बार फॉर्म भरा था ना, तो सब ने सही भरा था। अभी उसके लिए ये नहीं है कि भाई अब मेरे पास तो ये नहीं है वो नहीं है। इसके अलावा और कुछ जो सवाल जवाब थे आपके, इसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो डाल रखी है, 5-7 दिन पहले डाली थी, उसको भी आप लोग वॉच कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, वहाँ पर मैं हर एक अपडेट है बताता रहता हूँ। टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ पर हर एक अपडेट पता कर सकते हैं। साथ ही इंस्टाग्राम पर डीएम करके भी आप अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सभी आईडीज़ के लिंक नीचे मेंशन कर रहा हूँ। लास्ट डेट 18 जून है। आज से फॉर्म शुरू हो गए हैं। अनुभव नया बनवाना है, फॉर्म फिर से भरना है, जाति पिता के नाम की लगानी है, मूल निवास भी पिता के नाम का लगाना है, अगर लेकिन नहीं है तो पति के नाम का लगा सकते हैं। सारे के सारे डॉक्यूमेंट है, फिर से स्कैनिंग होंगे। जिन बच्चे को जो ओबीसी में आते हैं, एमबीसी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, अगर आपने 2022 में या 23 में जाति प्रमाण पत्र नया बनवा लिया था तो बनवाने की लोड नहीं है। 1 साल तक चल सकता, लेकिन एफिडेविट के साथ 3 साल तक चला सकते हैं। ठीक है, अब भाई बोलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रही है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।